नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपको पता है कि द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इनमें हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ें, कल हमने थोड़ा जनरल पढ़ा था, आज डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास बुनियादी तौर पे दो टाइप में हाइड्रोकार्बन है। एक हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास फिर आ जाते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में फिर हमारे पास आएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें फिर फर्दर अल्कीन और अल्केन, यहाँ पे अल्कीन और फिर अल्काइन। ठीक है, इस तरह ब्रांच चेन में भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें भी अल्केन होता है, यानी अल्केन आपके पास स्ट्रेट चेन में भी हैं और अल्केन आपके पास ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। और इसी तरह ब्रांच में फिर हमारे पास क्या आ सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अल्कीन और अल्काइन हो सकते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के तो फिर मैंने आपको कल एरोमेटिक के बारे में बता दिया था, तो वो आप अपने साथ नोट कर लें। नेक्स्ट अभी अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम आए तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है तो वो हमारे पास कौन सा है, अल्केन। ठीक है, और अल्केन का कल आपने जनरल फार्मूला पढ़ा है जो कि है CnH2n+2। अपने पास एक ये पॉइंट याद रखना है आपको। यहाँ पे जो इसकी इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है तो वो आपको डिफाइन करते हैं कि C1 से C4 तक, दूसरे नंबर पे नेक्स्ट हमारे पास है C5 से C17 तक, और तीसरा नंबर हमारे पास C18 से C जितने भी अब इसमें आते हैं ये हमारे पास हो सकते हैं। तो स्टेट इनके हमारे पास है गैसेस, ठीक है, ये है लिक्विड और ये हमारे पास है वैक्सी सॉलिड। ठीक है, सिंपल कॉमन पॉइंट्स हैं। और तीसरा इसकी जो जनरल आप अपने साथ पॉइंट्स में याद रखना है आपको, तो ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या हैं, कलरलेस हैं। ठीक है, और तमाम के तमाम हमारे पास ऑर्डरलेस हैं, कोई स्मेल वगैरह इसकी नहीं है। नेक्स्ट जो है तो इनकी हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब आप अल्केन का पढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि अल्केन हमारे पास कितने तरीकों से होते हैं। अल्केन हमारे पास एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। ठीक है,
तो स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं तो वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। और अगर आप ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो वो डिक्रीज होगा, बिकॉज इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो कम होंगी। ये पॉइंट याद रख लें। नेक्स्ट इसमें ये याद रखें कि अगर हम डाउन दी सीरीज जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो इंक्रीज होगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है तो वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एक कार्बन ज्यादा होमोलॉगस सीरीज में हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो कार्बन स्टेज 2 का इजाफा होता है मिथाइलिन ग्रुप का, जिससे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज वंडरवाल फोर्सेज ज्यादा होंगी और ये डाउन द ग्रुप ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होता है तो ये रेगुलर इंक्रीज होगा, ठीक है, रेगुलर इंक्रीज। यानी एक नीचे मेंबर जाने से अगर 10 सेंटीग्रेड ज्यादा होता है या 20 सेंटीग्रेड एक मेंबर का, तो फिर उससे भी अगर नेक्स्ट जाए तो फिर 20 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा, अगर उससे नीचे जाए तो फिर 20, तो इसको कहते हैं रेगुलर इंक्रीज, ठीक है। अगर ईटा में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट की जो इंक्रीज होगा अल्केन में डाउन द ग्रुप यानी डाउन द होमोलॉगस सीरीज तो वो रेगुलर इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, इसके हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास किसके साथ रिलेटेड है, ये क्रिस्टल के साथ रिलेटेड टर्म है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 2 पॉइंट होगा, यानी ये भी अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूं तो डाउन दी सीरीज अगर मैं जाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा तो वो इंक्रीज होगा, मगर ये इंक्रीज जो होता है दिस इज नॉट रेगुलर इंक्रीज, नॉट रेगुलर इंक्रीज, यानी रेगुलर इंक्रीज ये नहीं होगा। यानी अगर आप मीथेन से इथेन से प्रोपेन ब्यूटेन नीचे जाते हैं तो एक ही तरह का इंक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज चेंज होता रहता है। और क्रिस्टल में अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास एक होता है स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। तो ये जो पॉइंट है तो ये जरा बॉइलिंग पॉइंट से हटकर है, इसमें ये उल्टी बात होगी। जो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास स्ट्रेट के लिए तो वो हमारे पास क्या होगा, शाबाश, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो लेस होगा, और ब्रांच चेन के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट चेन जो होते हैं तो इसको अगर आप पी यानी मटर के दाने की तरह अगर कंसिडर कर लें स्ट्रेट चेन बिल्कुल स्फेरिकल, तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रेगुलरली एक दूसरे में फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा तो कम आता है। जबकि नीडल के लिए इसके अगर नीडल की तरह कंसिडर करें तो फिर ये ज्यादा आएगा ब्रांच में, बल्कि सॉरी ब्रांच में जो है तो रेगुलरिटी होती है और स्ट्रेट चेन में इरेगुलरिटी होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं। फिर इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, विस्कोसिटी का होगा। विस्कोसिटी अल्केन की अगर हम पढ़ें तो विस्कोसिटी भी आपको पता है कि ये जितना चेन लेंथी होगा, लेंथी चेन होगा तो इतना इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और अगर शॉर्ट चेन होगा तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। जनरल पॉइंट है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी के बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी तो वो भी हमारे पास क्या होगी, शाबाश, हाई होगी अगर लेंथी चेन होगा
लेंथी चेन, कार्बन ज्यादा होंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इंक्रीज होगी, और अगर शॉर्ट चेन होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास डिक्रीज होगी। सिंपल पॉइंट से जर्नलाइज। नेक्स्ट इसमें हम आएंगे साइक्लो अल्केन की तरफ। ठीक है, साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लो अल्केन के बारे में ये है कि हमारे पास जो है तो दो मेंबर्स हैं, एक है साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हमारे पास जो है, और एक है साइक्लोब्यूटेन। तो ये दो मेंबर जो हैं तो ये हमारे पास गैसियस स्टेट में होते, ठीक है। और इसके जो और हायर मेंबर्स हैं तो वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। इसकी भी अगर हम मेल्टिंग पॉइंट पढ़ें या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ें तो उसका ताल्लुक किसके साथ है? इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। साइक्लोअल्केन के इसमें अल्केन में जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी टॉपिक है वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन को हम कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन जो है तो अल्केन दो टाइप के हैं, अभी हमने पढ़ा है। एक है ओपन चेन अल्केन, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? शाबाश, साइक्लो अल्केन। ओपन चेन और साइक्लो अल्केन। तो ओपन चेन अल्केन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है तो हर एक कार्बन जो है तो वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। एक तो ये ईटा के पॉइंट के लिए आप ईटा के लिए पॉइंट याद रखेंगे कि अल्केन के जो ओपन चेन अल्केन है उसमें हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो 10.5 डिग्री एंगल होगा इसमें, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ये अपने साथ ईटा के लिए याद रखिए, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि अल्केन में कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये अपने साथ याद रखना है आपको। फिर इसके बाद अगर हम साइक्लो को डिस्कस करते हैं, साइक्लो अल्केन को, तो साइक्लो अल्केन को अगर हम देखें तो इसके जो पहले दो मेंबर हैं, एक हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन और दूसरा मेरे पास मेंबर है साइक्लोब्यूटेन। इन दोनों को बेटा आपने बहुत गौर से मेरी बात को सुनना है। इन दोनों मेंबर्स को अगर मैं साइक्लोप्रोपेन को यहाँ ड्रा करूं तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास समवर्ड इस तरह आता है, ठीक है। और एक बात आप और ईटा के लिए याद रख लें कि साइक्लो अल्केन के लिए जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। ये साइक्लो अल्केन के लिए। एक ओपन चेन अल्केन के लिए है तो वो हमारे पास था CnH2n+2 था, ठीक है। जबकि साइक्लो के लिए होगा CnH2n। तो ये हमारे पास अगर देखें आप तो ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन होगा, ठीक है। और अगर हम साइक्लोब्यूटेन को ड्रा करें तो ये हमारे पास समवर्ड इस तरह होगा, ठीक है। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है।
अब दोनों मेंबर्स को देखें, चूंकि इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर को देखूं और साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को देखूं, तो दोनों स्ट्रक्चर में जो क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। क्या चीज? ओवरलैपिंग। इस बात को गौर से सुने, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है तो वो क्या होती है? नॉट प्रॉपर। नॉट प्रॉपर, इसमें ओवरलैपिंग नॉट प्रॉपर होती है। ओके, ये कुछ एमएम के कुछ ऑफिशियल्स आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, प्लीज जरा आप उसको सुन लें। ओवरलैपिंग नॉट प्रॉपर, ठीक है। अगर इस बारे में आपसे को ये जो यूजर आईडी है इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप तो एडमिन को आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। एडमिन को सिर्फ जो है तो मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। नॉट प्रॉपर, ओवरलैपिंग नॉट प्रॉपर होती है, ठीक है। ये इसमें नॉट प्रॉपर होती है, ये साइक्लोअल्केन में, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपन चेन में, तो ये देखिए 109.5 डिग्री है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग हुई है। इज इट क्लियर? प्रॉपर ओवरलैपिंग, ठीक है। प्रॉपर ओवरलैपिंग तब होगी जब 109.5 डिग्री का एंगल होगा। नॉट प्रॉपर, तो जब नॉट प्रॉपर है तो हम कहते हैं कि फिर ये कितना है? तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन के लिए देखें तो इनकी जो ओवरलैप वो जो एंगल था तो ये 60 डिग्री है, प्रॉपर नहीं हुई। जबकि साइक्लोब्यूटेन के लिए कितना है? शाबाश, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी इसीलिए हम कहते हैं कि साइक्लोअल्केन में जब ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती तो उनका एंगल भी 109.5 नहीं होता, बल्कि साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का होगा और साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री का होता है। तो इस वजह से एक और टॉपिक इसमें आ जाता है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। इसको क्या कहा जाता है? एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल एंगल होता है, नॉर्मल एंगल, उससे क्या हो जाता है? उससे डिविएशन हो जाती है, उससे डिविएशन हो जाता है। नॉर्मल एंगल पहले कितना था? नॉर्मल 109.5 डिग्री। फिर साइक्लोब्यूटेन में और प्रोपेन में कितना था? 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन कहते हैं। बेयर्स थ्योरी में ये पेश किया गया। बेयर्स थ्योरी हमें एंगल स्ट्रेन के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। तो अभी अगर हम कहें तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा है, तो इसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पहले साइक्लोप्रोपेन के लिए हम निकालते हैं कि एंगल स्ट्रेन कैसे निकलेगा। जो नॉर्मल होता है 109.5 डिग्री माइनस इसका जो अपना एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू इससे एंगल स्ट्रेन आया तो 49.5 डिग्री। तो ये ईटा में अक्सर आपको आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल स्ट्रेन इन द साइक्लोप्रोपेन, तो ये होगा 49.5 डिग्री। और अगर इसी तरह हम साइक्लोब्यूटेन का निकालना चाहते हैं कि एंगल स्ट्रेन कितना है, तो 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इससे हमारे पास एंगल स्ट्रेन आ जाएगा 19.5 डिग्री। तो अगर दोनों को देखा जाए तो एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा है? Which one has maximum angle strain? किस में मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है? ए साइक्लोप्रोपेन, बी साइक्लोब्यूटेन, सी साइक्लोपेंटेन, या डी ऑल हैव सेम। शाबाश। कौन सा इसमें आपके ख्याल से ठीक है? ठीक है, जो कहते हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है वो अपना हाथ रेज करें। शाबाश। ए ऑप्शन के साथ जो एग्री वो हाथ को रेज करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। बहुत से तमाम स्टूडेंट्स को जो है तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है।
तो साइक्लोप्रोपेन जो है वेल डन, इसमें हमारे पास मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है। और अगर इसको हम करें उल्टा कर ले, अगर इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम की जगह क्या लिख लें, लीस्ट लिख लें, लीस्ट एंगल स्ट्रेन, तो फिर इसमें ऑप्शन हमारे पास शाबाश कौन सा होगा? जो सी के साथ एग्री है वो हाथ उठाए, शाबाश। सी के साथ जो स्टूडेंट्स एग्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट, वेल डन। तो फिर सी जो है तो ये हमारे पास लीस्ट एंगल स्ट्रेन होगा। इसी तरह आपको रिएक्टिविटी का इसमें आ जाएगा, जो इससे पहले मैंने कहा अनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजें जो है तो आपको याद रखनी, वो टेबल अगर आपको याद है तो इंशाल्लाह आप इस पॉइंट को सीख गए हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी बात हो रही है? शाबाश, रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम बात कर रहे हैं दो के बारे में। एक हमारे पास होते हैं अल्केन के, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं साइक्लो अल्केन, अल्केन और साइक्लो अल्केन। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी आपको खुद पता चलेगा, आपने टॉपिक अभी पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन, ये हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों मोर स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, 109.5 डिग्री। जबकि साइक्लो अल्केन जो होते हैं तो ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल होते हैं। किसके मुकाबले में? कौन से के? ओपन में। लेकिन ओपन में भी कौन से दो मेंबर? एक साइक्लोप्रोपेन और एक साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आता है। और जितना ये हायर मेंबर जाते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी तकरीबन ओपन चेन की तरह सिमिलर होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बातें थी। फिर अगर आप देखें साइक्लो अल्केन में ही आपकी बुक में इन दो को बहुत डिस्कस किया गया है। किस किस को डिस्कस किया गया है? एक हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, इन दोनों को जरा डिस्कस किया गया, तो इस पे आपको रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। और एक हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन पे, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन को जरा गौर से देखें। आपको पता है कि इन दोनों में से फिर जो है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेस स्टेबल है इन दोनों का मुकाबला, और ये जो है तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। जब लेस स्टेबल है तो इसके लिए जो कंडीशंस चाहिए, यानी किसके, जब ये रिंग ओपनिंग करेगा, ये रिंग ओपनिंग करेगा या नहीं, क्योंकि ये जब इस तरह होता है तो ये तो रिंग ओपनिंग होती है ना, तो रिंग ओपनिंग के लिए जो कंडीशन चाहिए तो वो कंडीशन हमारे पास क्या है? शाबाश, हाइड्रोजन स्लैश निकल यूज हुई है, या इसके अलावा HBr जो है तो ये हमारे पास रिंग ओपनिंग के लिए चाहिए। लेकिन ये चूंकि मोर स्टेबल है तो ये इसके लिए रिंग ओपनिंग के लिए, इसके लिए रिंग ओपनिंग के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मोर सिवियर कंडीशंस जो है तो ये होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा तो वो आसानी से रिंग ओपनिंग नहीं करेगा, उसके लिए हालात को सख्त करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। बल्कि इसके बाद जब हम इसके हायर मेंबर्स पर आ जाए, इस पे आ जाए हायर मेंबर्स पर आ जाए, तो इसके जो हायर मेंबर्स हैं, यानी साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये जितने मेंबर्स भी हमारे पास हैं तो ये तकरीबन क्या करते हैं, ये हमारे पास शो करते हैं जो है तो ये हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये ईटा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिंग ओपनिंग नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए क्या करेंगे? शाबाश, यहाँ पे लिख लें कि ये हमारे पास अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करेंगे, लाइक ओपन चेन की तरह। तो ये ईटा के लिए आप अपने पास पॉइंट याद रख ले कि जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है तो वो बहुत इजीली साइक्लोप्रोपेन की होती है, साइक्लोब्यूटेन की थोड़ी सख्त हो जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी, और हायर मेंबर तो रिंग ओपनिंग करते ही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन ओपन चेन रिएक्शन की तरह, ओपन अल्केन जो करते हैं उसकी तरह रिएक्शन ये शो करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी अल्केन और साइक्लोअल्केन के बारे में, और ये पॉसिबल एमसीक्यूज अराइज हो सकते हैं। अभी अगर हम जनरल बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, शाबाश, रिएक्शंस, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो रिएक्शन ऑफ अल्केन तो आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि अल्केन रिएक्शन करता है। जो कहते हैं कि अल्केन रिएक्शन करते हैं वो जरा रेज हैंड करें, रिएक्शन करेंगे यानी ये बता दें स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। 5 स्टूडेंट्स, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी रिएक्शन करेंगे। अच्छा याद रखिए, यहाँ पे देखें, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है तो नॉर्मली जो रूम कंडीशन होती है ना, रूम कंडीशन, उसमें रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन नहीं करते, महानूर कुरैशी ने आखिर में हाथ उठाया, ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। रूम कंडीशन पे, रूम आम नॉर्मल हालात में ये रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि अगर अल्केन को देखा जाए तो अल्केन में तो सारे के सारे कौन से बांड है, 4 के 4 टेट्रावेलेंसी फुल की किस में, सिग्मा बांड पे है, और सिग्मा बांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बांड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बांड है, तो लिहाजा इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, पैराफिन, ठीक है। पैराफिन मींस लिटिल एफिनिटी, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, न एसिड न बेस न किसी और स्पीशीज के साथ रूम टेम्परेचर पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर रिएक्शन नहीं करते तो फिर बुक में तो रिएक्शन गिवन है इसके, तो लिहाजा हम कहते हैं कि रूम कंडीशन भी नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिवियर, सिवियर स्पेलिंग में जरा अगर मिस्टेक हुई है तो सिवियर कंडीशंस जो है तो वो अप्लाई करते हैं। सिवियर कंडीशंस के ऊपर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हालात बनाए जाते हैं जिस पे ये रिएक्शन करेगा। हाँ, जब सिवियर कंडीशन पे क्या करेगा, रिएक्शन करता है, तो ये कितने टाइप के रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर हाँ आपके कोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह तो ऑर्गेनिक में बहुत रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे हम वक्त के साथ साथ हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, कंडीशंस इनके लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो अल्केन जो प्रॉपर जो रिएक्शन करता है तो वो हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और एक जो रिएक्शन करता है तो वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक कौन से, ऑक्सीडेशन। फिर सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 हैं, एक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बीइंग ईटा स्टूडेंट आप सीखेंगे कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो वो कितने टाइप के हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको हम SN रिएक्शन भी कहते हैं, SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो लिहाजा जब इस तरह एडिशन रिएक्शन है और फिर एलिमिनेशन E1 E2 और फिर 4 सेंटर्ड रिएक्शन है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आगे जाकर मैं जनरल बेसिक में आपको ये टर्म्स वैसी जनरल नॉलेज के लिए सिखाऊंगा। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे इन अल्केन, तो अल्केन में आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे कौन से मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट सो रहे हैं या स्टूडेंट जाग रहे हैं। ये बताएं कि जो कहते हैं कि ये अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN न्यूक्लियोफिलिक पे करता है, रेज हैंड्स। नहीं गलत है ये। आप क्यों आपने रेज हैंड किए, ये तो अल्काइल हैलाइड में होता है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक के साथ रिलेटेड। अल्केन में कौन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे एग्री है, हाथ उठाए, शाबाश, वेल डन, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है तो इसके साथ एग्री हो रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अल्केन, ये भी ईटा के लिए क्वेश्चन है ना, तो ईटा के और क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्ज होते हैं, ये काले होते हैं, इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको सीखना है कि अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसके जरिए जो है तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पता भी है क्योंकि आप ईटा के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, लेकिन सिर्फ हम थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे कि आप इस बातों को समझें। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होगा तो उसके लिए कि एमसीक्यूज ये याद रखें, जो स्पीशीज होती हैं, जो स्पीशीज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करती हैं, एक तो ये याद रखें कि वो गैशियस फेज में होंगी, ठीक है, एक पॉइंट अपने साथ याद रखें, ये पॉइंट याद रखें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बसीरा गुल रेज हैंड, ठीक है, ये आपने हाथ उठाए, फिर आपका जो क्वेश्चन है फिर बाद में आप कर ले, आप पहले लेक्चर को जरा सुने। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो स्पीशीज होती हैं वो गैशियस फेज में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्री टेस्ट में क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। इसमें दूसरा एमसीक्यूज है कि ये जो कैटलाइज होती हैं, कैटलाइज्ड, तो ये किस पे होती है, तो याद रखें आपके बुक में लिखा हुआ है कि यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, अगर ये ना हो तो आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, और सनलाइट भी कौन सी होनी चाहिए, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोजन में अकर, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसमें एक और स्पीशी भी है, जो है वो है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो स्पीशी होता है, तो इस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो क्या कहते हैं, आपके बुक में ये नहीं है लेकिन आप अपने साथ लिख लीजिए, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, इनिशिएटर। तो अगर आपके पास यूवी है तो ठीक है, अगर आपके पास सनलाइट है ठीक है, अगर आपके पास H2O2 है तो ठीक है। तो इनमें जो है तो ये इन चीज़ों पे कैटलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो जो एक और एमसीक्यूज पॉइंट आप इसमें याद रख लें कि ये नॉट इफेक्टेड, ठीक है, नॉट इफेक्टेड बाय, इस चीज से इफेक्ट नहीं होते अगर इसमें आप कोई एसिड डाल लें, या इसमें आप कोई बेस डाल लें, या इसमें आप और कोई कैटलिस्ट वगैरह डाल लें, तो वो कोई ज़रूरी फॉर्म नहीं। इसके लिए जो कैटलाइज्ड यानी जो इनिशिएट होते हैं तो उसके लिए 3 कंडीशंस हो गई, जबकि नॉट इफेक्टेड कोई एसिड बेसिक मीडियम या कैटलिस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी 3 पॉइंट्स आपके पास ये होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म से, ठीक है। तो अभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेप्स होंगे तो वो स्टेप्स हमारे पास पहला है, आप सबको पता है, इनिशिएशन का है। इसमें थोड़ी नई बातें मैं आपको बताऊंगा आज कॉमन। नेक्स्ट इसमें है प्रोपगेशन स्टेप है, ठीक है, और तीसरा इसमें हमारे पास है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन, ठीक है। जो मेरी लेक्चर को समझ रहा है वो अपना हाथ उठाए जरा, जो लेक्चर को समझ रहा है, रेज हैंड, बातों को जो मेरी समझ रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सारे समझ गए। आसान टॉपिक है, क्यों नहीं आप समझेंगे, टॉपिक आज आसान है इंशाल्लाह, जो है तो आगे फिर जाएंगे तो इसमें बातें बहुत आती हैं इंशाल्लाह। ये तो थोड़ा सिंपल है ना, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, इसको आप गौर से सुने। अक्सर स्टूडेंट्स को स्किप करते हैं कि ये तो आसान बातें हमें पता भी थी, लेकिन इसमें बातें भी इंशाल्लाह आपको नहीं आने वाली, उसको ज़रा आप गौर से सुने। तो पहला स्टेप जो इसमें हमारे पास है तो वो हमारे पास है इनिशिएशन, इनिशिएशन,
ठीक है, इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप जो होता है तो उसके साथ कुछ एमसीक्यूज, बड़ी बड़ी बातें लिखनी थी। पहले एमसीक्यूज तो उसमें ये लिखें, शाबाश, पहले एमसीक्यूज तो ये लिखें कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक एमसीक्यूज ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज इसमें आप लिख लें कि ये होमोलिटिक फिशन यहाँ पे होती है। होमोलिटिक फिशन यानी इनिशिएशन में जो फिशन होती है, अगर ईटा में आ जाए, देखिए ईटा का क्वेश्चन है ना कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर इनिशिएशन में किसकी करूंगा, जो पहला स्पीशी होता है तो क्लोरीन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन में हमारे पास क्या होता है, शाबाश, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास यहाँ है, ये यहाँ पर टूट जाएगा, ये यहाँ पर टूट जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट स्पीशी होगा वो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीशीज होते हैं तो वो होमोलाइसिस के जरिए फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें आप जो है तो हीट जो होती है तो रिक्वायर्ड होती है, इसमें इन होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और होमोलिटिक फिशन करेगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो हमें है हमारे पास वो क्या होगा, शाबाश, एमसीक्यूज। इसमें जो स्पीशी बनते हैं, इसमें जो स्पीशी हमारे पास बनते हैं, शाबाश, वो कौन से होंगे बताएं ना, बताएं, शाबाश। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। फ्री रेडिकल आप जानते हैं, फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी होता है, लाइफ स्पान शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशिएशन के लिए कुछ जनरल बातें हैं। और यहाँ पे इनिशिएशन में हमारे पास जो दो स्पीशीज यानी क्लोरीन की, हम यहाँ पर हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शाबाश, हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जब पढ़े तो हेलोजिनेशन में हमने क्लोरीन के लिया, इस तरह फ्लोरीन में भी हो सकते हैं, ब्रोमीन में भी हो सकते हैं, आयोडीन में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में क्लोरीन है, ठीक है। तो इसलिए आपके फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये जरा हायर लेवल पे हैं, टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि आयोडीन में फिर जो है तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लोरीन, ये फिर टॉपिक फिर और वैसी होता है, तो बातें आपकी पहुंच से दूर होंगी। लेकिन आपकी बुक में जो क्लोरीनेशन है तो उसको ज़रा देखें, तो ये जो है तो आपके पास इनिशिएशन स्टेप के बुनियादी 3-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, तो अभी प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है आपको पता है। उसी तरह प्रोपगेशन स्टेप में जो है तो एमसीक्यूज अगर आप देखें तो प्रोपगेशन स्टेप में ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, शाबाश। एक और एमसीक्यूज इसमें देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन होगी, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन होगी, वेल डन। और यहाँ पे तीसरा एमसीक्यूज जो बनता है तो इसमें बनता है कि इसमें प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स इसमें कौन से हैं तो उसको आप यहाँ पे गौर से देखें। होता ऐसे है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल स्टेप 1 में पैदा हो गया है वो आता है किसके पास, शाबाश, कहाँ पे आता है, शाबाश, वो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल के पास आएगा, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल के पास आएगा तो यहाँ पर ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 यानी मिथाइल फ्री रेडिकल, और हमारे पास HCl बन जाता है। और फिर क्या होगा, ये स्टेप 1 है, ये हमारे पास प्रोपगेशन का स्टेप नंबर 1 है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में इसी तरह ये जो हमारे पास जो मिथाइल फ्री रेडिकल आया है ये दोबारा एक और नॉर्मल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और उसको अपने साथ जो है तो ले जाता है। तो यहाँ पे CH3Cl और प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो वो जो क्लोरीन यहाँ पर यूज हुआ था वो दोबारा यहाँ जनरेट होते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ईटा एंट्री टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, तो इसके लिए जवाब में आप लिखेंगे कि इसके प्रोडक्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल भी होता है मिथाइल, HCl भी हो सकता है, क्लोरोमीथेन भी हो सकता है और दोबारा जो है क्लोरीन जनरेट हो सकता है। तो ये हमारे पास ठीक है, ये है।
और इसके बाद जो लास्ट पे फिर हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप है, थर्ड नंबर हमारे पास कौन सी स्टेप है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप में फिर हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, और वो एमसीक्यूज ये हैं, बस आखिरी जो है तो पॉइंट्स हैं, ये देखें, ये क्लोरीन भी मिल सकते हैं, तो एक हमारे पास Cl2 प्रोडक्ट आता है, ये एमसीक्यूज है कि टर्मिनेशन के प्रोडक्ट तो ये स्पीशीज भी हैं। इसके अलावा अगर ये मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल बने तो हमारे पास CH3 यानी लॉन्ग चेन 2 कार्बन का बनाएगा, और अगर CH3 फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है तो इससे हमारे पास CH3Cl क्लोरीन। तो ईटा में आएगा कि प्रोडक्ट क्या है, तो क्लोरीन भी ठीक है, इथेन भी ठीक है और अल्काइल हैलाइड भी ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाएगा कि मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, एमसीक्यूज के लिए सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अपने हाथ उठाएं जो जाग रहे हैं, हाथ उठाएं, रेज हैंड, सोए तो नहीं है आप स्टूडेंट्स? हाँ अच्छा ठीक है, जाग रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी, बस यहाँ पे देखिए, मेजर जो प्रोडक्ट है हमारे पास एमसीक्यू, मेजर जो प्रोडक्ट होगा तो वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा। ये कभी कभी आपके साथ जो है तो इंट्री टेस्ट में ट्रिक किया जाता है कि विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, अगर इन टर्मिनेशन स्टेप का मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, क्लोरीन होगा, इथेन होगा, अल्काइल हैलाइड, तो आप अल्काइल हैलाइड की साइड पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टर्मिनेशन के स्टेप्स हो गए, और फिर इसके फाइनल में जो लास्ट में कुछ सर ये 2 पॉइंट है, बस सिर्फ आखिरी पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब आप मीथेन लेते हैं स्टार्टिंग में और क्लोरीन लेते हैं तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो तो अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं तो ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है अल्काइल हैलाइड का। ये कौन सा होता है, मिक्सचर। एक होता है CH3Cl, एक होता है CH2Cl2, एक होता है CHCl3, एक होता है CCl4, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है, ये ईटा में आपको आएगा। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं, ये भी ईटा में आपको आएगा नशा देने के लिए क्लोरोफार्म, और CCl4 बतौर सॉल्वेंट। तो इसमें मेजर कौन सा होगा, शाबाश। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास क्लोरीन, अगर हमारे पास एक्सिस में हो, क्लोरीन एक्सिस में हो, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा तो वो CCl4 होगा, ये पॉइंट याद रख लें। लेकिन अगर CH4 आपके पास एक्सिस में हो, ज्यादा हो, तो फिर क्लोरोमीथेन आपके पास एक्सिस में होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज अपने साथ आप ये याद रख लें। इंशाल्लाह ताला फिर कल जो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह इसमें हम फर्दर जो है तो आगे काम को लेके चलेंगे। थैंक यू।